प्रतिदिन हजारों व्यक्ति एटा से दिल्ली के लिए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता एटा में एक रेल होना बहुत जरूरी है? अच्छा, सांसद राजवीर सिंह राजभैया कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? साग तो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। मैं जब चुनाव लड़ता हूँ तो साग के 90% मुझे मिलता है। और 22 तारीख को जिस दिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन किसी न किसी रूप में वो जरूर आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वो सपना पूरा हुआ है। आज़ाद भारत में 1947 के बाद से जितने भी काम विकास के हुए थे, हमने केवल 9 साल में पूरे कर दिए और आगे आने वाले भविष्य में भी इससे भी ज़्यादा अच्छा काम। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आमिर हयात और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवीर सिंह राजू भैया। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस बार 2024 की शुरुआत ही राम मंदिर से हुई है, बाबूजी कल्याण सिंह जी ने काफ़ी संघर्ष किया है, तो कहीं ना कहीं जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो बाबूजी की आत्मा को कहीं ना शांति मिली होगी। देखिए, निश्चित रूप से बाबूजी का एक सपना था कि उनके जीते जी राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो। और जिस समय हॉस्पिटल में थे तब भी ये कहते थे कि मैं मंदिर से आया हूँ, जबकि वो मंदिर गए नहीं थे, अचेत अवस्था में थे। तो उन्होंने जो सोचा था, उनके जो दिमाग में था कि राम के मंदिर को बनते हुए देख के जाना चाहता हूँ, उनका वो सपना पूरा हुआ है। और 22 तारीख को जिस दिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन किसी न किसी रूप में वो जरूर आए होंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। जैसे देखा जाए तो 6 दिसंबर 1992 में इस्तीफा देकर सत्ता ठुकरा दी थी, लेकिन काश सेवकों पर गोलियां नहीं चलवाई थी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि भगवान राम के लिए, मंदिर के लिए, भगवान राम के लिए एक क्या, मैं कितनी भी सरकारें कुर्बान कर सकता हूँ। और वो ये भी कहा था उन्होंने कि मैं गोली नहीं चलाऊँगा, नहीं चलाऊँगा, नहीं चलाऊँगा, और उन्होंने गोली नहीं चलाने दी। और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी बाबूजी को 1 दिन की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना हुआ था, जो सज़ा काट गया था। अच्छा, आपका जो परिवार है शुरुआती संघर्षशील रहा है, आप हमेशा किसानों के हित की बात करते हैं। यहाँ संसद में आपने एक बयान भी दिया था कि आपके जो दादाजी हैं वो आपके ताऊ की निधन पर इतना नहीं रोए थे जितना कि एक बैल के मरने पर रोए थे। हाँ, देखिए, बाबूजी के मतलब मेरे दादा, मान लीजिएगा, मेरे दादाजी के पास कोई साधन नहीं था, केवल वो अपना किसानी का काम करते थे। और जिस समय वो बैल मरा था तो उस समय ये लगा था कि मेरा एक बेटा चला गया, क्योंकि वो अपने घर की रोजी रोटी चलाने का एक साधन था। जी, क्या लगता है इस बार अब एटा लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा इलेक्शन में कैसी क्या तैयारियां हैं? देखिए, एटा को तो छोड़िए, एटा की तो रिकॉर्ड तोड़ जीत होनी है। बल्कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 बीजेपी के लिए कहा है और 400 प्लस गठबंधन के लिए कहा है। वो निश्चित रूप से पूरा होगा और इस बार हर सीट रिकॉर्ड मतों से जीती जाएगी। जनता आपको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक से एक योग्य व्यक्ति पड़ा है मुख्यमंत्री के बनने के लिए। अगर हमारी ऐसी कोई भी दिमाग में भी नहीं है, और मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता नहीं, अगर चाहेगी जनता कि एक बार मैंने बाबूजी को देखा तो एक बार सांसद जी को भी देखा जाए। मैं बीजेपी का सांसद हूँ, बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रतिदिन हजारों व्यक्ति एटा से दिल्ली के लिए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता एटा में एक रेल होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, रेल बहुत ज़रूरी है। वो करीब 27-28 किलोमीटर का एक रूट है। उसके लिए मैंने काफ़ी बार मैंने हाउस में भी उठाया उसको, लेकिन वो इतना हो गया है कि उसके लिए पैसा सेंक्शन हो गया है, उसकी अभी डीपार बन गई है। अब काम होने में रेलवे का ज़मीन हायर होनी है, बहुत सारी अड़चनें इस तरह की हैं जिसमें टाइम लगता है। मुझे विश्वास है कि 24 के बाद में 25-26 तक रेल का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, एटा में जो समाजवादी प्रत्याशी हैं देवेश शाक्य, किस तरह से देखते हैं उन्हें आप? जो विपक्ष है वो एक समीकरण लगा रहा है, उसके समीकरण के हिसाब से एटा लोकसभा सीट पर क्या नया सांसद आएगा इस बार? देखिए, ऐसा है कि जो समीकरण लोग सोच रहे हैं, साग तो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। मैं जब चुनाव लड़ता हूँ तो साग के 90% मुझे मिलता है और अभी भी 90% मुझे मिलेगा। बीजेपी के सामने कैंडिडेट कोई भी आ जाए, उसकी टक्कर किसी से नहीं होनी है। तो शाक्य वोट इस बार बीजेपी में जा रहा है? 90% था और अभी भी जाएगा। अच्छा, सांसद राजवीर सिंह राजभैया कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? पार्टी जहाँ से लड़ाएगी एटा से लड़ूंगा। एटा से इस बार जी। क्या कुछ एटा वालों के लिए क्या कुछ इस बार मुद्दे हैं? अब देखिए, मैंने विकास के रूप में, मेरी सरकार ने, मैंने अपनी सांसद निधि से भी
हम 5 साल में 25 करोड़ के काम कर सकते हैं, 25 करोड़ के 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने 27,000 करोड़ के काम अपनी लोकसभा में किया है, 27,000 करोड़, जिसका मैं लेखा जोखा भी दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है एटा वालों के लिए। इतना रुपया तो लगभग सभी जगह लगा होगा। मैंने कुछ भागदौड़ करके अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री से बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले ली हैं जो हर जगह नहीं है। मेरे यहाँ पे सबसे बड़ा तो एक जवाहर तापी परियोजना है। लगभग कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार यूपी में लोकसभा की? पहले से अच्छा हम प्रोग्रेस करेंगे। विपक्ष इस बार जो एनडीए गठबंधन टूटता जा रहा है अब तो। गठबंधन तो है ही नहीं और था भी नहीं। अब देखिए, कोई भी कंपनी जब देवालिया हो जाती है तो अपना नाम बदल देती है। तो आरएलडी बीजेपी में शामिल होने जा रही है। नहीं, बचा क्या है अब? मैं तो समझता हूँ कि शायद विपक्ष तो शेष ही नहीं बचेगा इस बार। अच्छा, इनकी खबर के माध्यम से एटा वालों के लिए कोई एटा वालों के लिए ये है कि वो जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें, क्योंकि राम राज्य की स्थापना हुई है और आज़ाद भारत में 1947 के बाद से जितने भी काम विकास के हुए थे हमने केवल 9 साल में पूरे करके दिए हैं और आगे आने वाले भविष्य में भी इससे भी ज़्यादा अच्छा हम विकास करेंगे। तो ऐसा सांसद जी हैट्रिक मार रहे हैं तीसरी बार जीत कर। सभी लोग मारेंगे, सभी लोग मारेंगे। तो ये थे हमारे साथ एटा से राजवीर सिंह, राजू भैया जी, जिन्होंने बताया कि इस बार किस तरह से उनकी रणनीति रहेगी आगे के लिए।